नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और आज खुलासा होगा कि कौन बाजी मारता है इस गेम शो में। बहरहाल बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 77 अंकों की बढ़त पर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक आप देखिएगा तो 90 पॉइंट ऊपर है। मिड कैप्स आज ज्यादा तेजी में दिख रहे हैं, करीब 160 अंकों का इजाफा इधर। ध्यान रहे कि एग्जैक्टली 100 पॉइंट की रेंज है डे लो से डे हाई के बीच निफ्टी पर, और ये रेंज दरअसल करीब करीब 350 पॉइंट के आसपास की है निफ्टी बैंक के लिए। लेकिन तेजी है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स में खरीदारी, HCL टेक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं। थोड़ा सा डर TCS को लेकर था कि मार्केट उस बड़े चेंज को कैसे लेगा। वैसे बड़ा नेगेटिव रिएक्शन नहीं है, एकदम शांत कारोबार। 3175 के आसपास फ्लैट है स्टॉक। मिड कैप IT में ज्यादा एक्शन, KPIT की अगुवाई में। ये फिलहाल आपके लिए कुछ ट्रेड्स, और ऑफ कोर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो बड़ी डील इनके हाथ लगी है हाल फिलहाल में, उसका फायदा उधर भी। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति है, यहाँ से आगे क्या इनकी पोजिशनल चेंज होगी, उस पर आएंगे। लेकिन पहले रिटर्न्स देख लेते हैं। हमारे साथ रत्नेश गोयल, अमित सेठ और साथ ही साथ आशीष कयाल मैदान में है। तीनों के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर। 18% से ज्यादा के रिटर्न्स आशीष कयाल के, 9.5% के रिटर्न्स रत्नेश के, अमित सेठ के 3.7% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो ये है अब तक की स्थिति। लेकर आइएगा प्लीज वो टॉप ट्रेड्स, और फिर सीधे उतरेंगे हम आपके नए ट्रेड्स में। तो एक तो AB कैपिटल जो 5% भागा, और ये मेड प्लस का कमाल था जो आशीष ने 18% तक के रिटर्न्स कमा लिए हैं। यहां से आगे की स्ट्रैटेजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। आशीष कयाल, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूं। एक तो मेड प्लस ने क्या कमाल किया, वहां पर आपने कल प्रॉफिट बांध लिया, और IOC में आपने प्रॉफिट बुक किया है। आज का नया ट्रेड क्या है? देखिए हर्षदा जी, जो ओवरऑल बाजार का ट्रेंड है वो अभी फिलहाल बाउंस बैक लग रहा है। यहाँ पर 16,950, 16,980 के आसपास निफ्टी वहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ऐसे में लगते हुए चुनिंदा स्टॉक्स, अगर आप देखें पूरे हफ्ते हमने गिरते हुए बाजार में भी चुनिंदा स्टॉक्स देखे और उसमें अच्छे रिटर्न्स भी मिले। जैसे कल मेडलाइफ में भी अच्छा रिटर्न मिला। तो बाय साइड के साथ ही जाना चाहेंगे। निफ्टी में गुंजाइश है यहाँ से, शायद अगर 17,090, 17,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा मूव आ सकता है। तो ऐसे में जो पहला स्टॉक मेरा आएगा वो है कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है, काफी अच्छी बढ़त दिखा रहा है स्टॉक आज के दिन में। वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगता है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लो बन चुका है स्टॉक में, करीबन 108, 110 के आसपास। और यहाँ से जो ऊपर का टारगेट आता है कल्याण ज्वेलर्स में, वो है करीबन 125 का टारगेट, और स्टॉप लॉस लगा के रखिए 110 रुपया 50 पैसे का। तो जब तक ये लोअर लेवल इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से कल्याण ज्वेलर्स में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल से। ओके, तो कल्याण ज्वेलर्स में दरअसल एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई दिखाई देगी। एक बार स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। टारगेट स्टॉप लॉस भी आपके सामने रखते हैं। दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, इस समय पहले तो स्टॉक कहां पर ट्रेड कर रहा है और यहां से आगे किस तरह का रुझान बनेगा। तो 5% तक के गेन्स, टारगेट स्टॉप लॉस भी आपकी स्क्रीन पर अब हो जाएगा फ्लैश। ये है वो पहला पिक जो इस समय आशीष कयाल ने तेजी की तरफ रखा है, तेजी वाला ट्रेड कल्याण ज्वेलर्स में। अमित का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर। तो अमित ने भी कुछ मुनाफा वसूली की है अपने ट्रेड्स में, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अमित ने KPR मिल दिया था, री इंट्रोड्यूस किया था, कल एग्जिट किया 611 के लेवल्स पर, और AB कैपिटल में आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया 154 पर। नया ट्रेड क्या है आपका? जी गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। हर्षिता मैम, आज के सत्र में देख रहे हैं कि मिड कैप IT में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। उसमें से जो एक स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि उसने एक अच्छा पुल बैक दिया था और अपने मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, उसका नाम है जेंसार टेक। जेंसार टेक का करंटली प्राइस 278 है। स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इसमें जो पुल बैक आना था मेरे हिसाब से आ चुका है, तो इसे बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 310 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 265। 310 का टारगेट, स्टॉप लॉस ऑफ 265। जेंसार में तेजी का ट्रेड, और मिड कैप IT में आज हमने देखा है भरपूर तेजी देखने को मिल रही है। उसी में अमित ने जोड़ा है ये काउंटर। रत्नेश का ट्रेड देखेंगे तो कोफोर्ज का सेल ट्रेड था जिसे बुक किया 3840 के लेवल्स पर कल, और मैक्स हेल्थ लिया था, उसमें भी एग्जिट किया 468 के लेवल्स पर। रत्नेश, आज का नया ट्रेड? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाजार को देखने पे ऊपर में सस्टेन वापस से नहीं करते हुए दिख रहा है। हालांकि थोड़ा मिड कैप वगैरह में चाल दिख रही है, तो मिड कैप के साथ ही जाना चाहूंगा मैं। यहाँ पे KPIT टेक को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा।
केपीआईटी टेक में वापस एक तेजी का ब्रेकआउट मुझे दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से पोजिशनल ट्रेड बनेगा। यहाँ पे 790 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 1000 रुपए का टारगेट। फिलहाल आपके लिए ट्रेड क्लियरली बनता हुआ इस समय जहां पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। लगे हाथ क्या दूसरे ट्रेड्स इस समय देना चाहते हैं आप लोग या फिर दोपहर में देंगे? रत्नेश, क्या इरादा है आपका आज? मेरे पास है सेकंड स्टॉक भी, मिड कैप में से जाऊंगा मैं। एनएचपीसी में मेरे को अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का दिख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 3950 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 48 रुपीज का टारगेट बनेगा। का टारगेट एनएचपीसी में तेजी और पहले केपीआईटी पर एक राय आई थी। आशीष, दूसरा ट्रेड है? नहीं, दूसरा ट्रेड मैं बाद में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि वापस से बाजार ऊपर ऊपर होता है, साइडवेज होता है और बाद में डिप मिलता है, तो शायद डिप पे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी बाइंग की मिल सके, तो थोड़ा सा वेट करके सेकंड हाफ में दूसरा ट्रेड जोड़ेंगे। अमित जी अर्चना, मेरे पास ट्रेड है। बताइए फिर। जी मैं जेबीएम ऑटो देना चाहता हूँ। 601 का प्राइस है। ये स्टॉक का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बाजार के करेक्शन के साथ इसमें एक पुल बैक आया, 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और वापस एक पुल बैक अच्छा दे रहा है। इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 665 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 580। 580 का स्टॉप लॉस, 665 के लिए जेबीएम ऑटो में तेजी का ट्रेड। तो ये फिलहाल आ चुके हैं आपके ट्रेड्स और आशीष ख्याल एक जगह खाली रख रहे हैं। आशीष ने इनफैक्ट एक अच्छी खासी गैप मेंटेन कर ली है, बना ली है। अब आराम से तसल्ली से दूसरा ट्रेड देंगे। इन्होंने वैसे कल्याण ज्वेलर्स दिया, लेकिन देखिए आप इनका पोर्टफोलियो देखिए तो केपीआईटी, जेंसार, आईटी कंपनियों की खूब चर्चा हो रही है। और आज दरअसल निफ्टी आईटी पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, एक बड़ा इवेंट फ्राइडे को आईटी कंपनियों में आज पूरा जो फोकस आया है वो दरअसल कर्टसी टीसीएस आया है, क्योंकि कल देर शाम वो अपडेट आया कि कंपनी के जो एमडी एंड सीईओ है राजेश गोपीनाथन, 22 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये 6 साल अपनी पारी पूरी कर चुके हैं इनफैक्ट एज ए सीईओ, और इनको फिर अगले 5 सालों का एक और एक्सटेंशन मिला, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है टू हैंग हिज बूट्स। अब कितनी बदली है इनकी पारी में टीसीएस की तस्वीर, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आगे डिटेल में बात करेंगे दिन के दौरान। जो नए सीईओ के तौर पर आ रहे हैं के कृतिवासन, ये बीएफएसआई के हेड रहे हैं दरअसल कंपनी में। इन्होंने भी अच्छी खासी लगभग 39 इयर्स तक का समय बिताया है एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ। इसी कंपनी के साथ शुरुआत ही इन्होंने दरअसल टीसीएस में अपनी करियर की थी और 15 सितंबर ऑनवर्ड्स दरअसल ये टेक ओवर करेंगे। यहाँ से अगले 6 महीने तक ऑफ कोर्स मेंटरशिप चलेगी। लेकिन टीसीएस का सफर अंडर राजेश गोपीनाथ कैसा रहा ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं। सुमित हमारे साथ है सारे डिटेल्स के साथ। तो राजेश गोपीनाथन साहब ने इस्तीफा दिया है और करीब 5 सालों से कंपनी के साथ बतौर एमडी एंड सीईओ कार्यरत थे और टीसीएस ने एक बड़ी लीडरशिप रोल हासिल की, एक बड़ी ग्रोथ दिखाई है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे किस तरह से ग्रोथ देखने को मिली। गोपीनाथन साहब की लीडरशिप में टीसीएस की आय के अंदर 9.5% की दर से बढ़त देखने को मिली, मुनाफे में 8.5% की दर से बढ़त और मार्केट कैप में करीब 20% की दर से एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, कुछ रेवेन्यूज फ्रंट के आंकड़े, मुनाफे के आंकड़ों में रेवेन्यूज जो कि FY18 में 1.25 लाख करोड़ रुपए था, वो 9 मंथ FY23 तक आते आते करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। मुनाफे फ्रंट पे 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था FY18 में, जो कि 9 मंथ FY23 तक आते आते करीब 31,000 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। इतना ही नहीं, कंपनी की मार्केट कैप में एक मेगा जंप, 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप फरवरी 2017 में होती थी, आज रफली 11.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे कंपनी कार्यरत भी है। करीब 15 लाख करोड़ की एक रिकॉर्ड मार्केट कैप टीसीएस ने इन्हीं की लीडरशिप के अंदर हिट भी किया। और इतना ही नहीं, कंपनी ने करीब 4 बायबैक और 1 बोनस का भी ऐलान किया। वो 4 बायबैक आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर फरवरी 2017 में 16,000 करोड़, 2018 में 16,000 करोड़, 2020 में 16,000 करोड़ और करीब 2022 में 18,000 करोड़ का एक मेगा बायबैक कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस भी किया। इन आंकड़ों के अलावा कुछ और आंकड़े, जहां पे कंपनी के स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस, 1250 रुपए का स्टॉक प्राइस जो कि आज 3200 रुपए पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि 150% का जंप कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर
इनकी ड्यूरेशन के, इनके कार्यकाल के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। और टीसीएस क्यों है टाटा का ज्वेल, ये भी आपकी स्क्रीन पर, जहां पे कंपनी के कुल ग्रुप के कुल मुनाफे का 60% अकेला टीसीएस से आता है, ग्रुप के कुल आय का 20% हिस्सा अकेला टीसीएस से, ग्रुप के कुल मार्केट कैप का 57% हिस्सा सिर्फ टीसीएस से, और ग्रुप के कुल कर्मचारियों का करीब करीब 60% हिस्सा भी टीसीएस से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस बड़ी कंपनी, बड़े ज्वेल के अंदर एक लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ है। देखते हैं आने वाले साल कैसे रहते हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि टाटा सन्स के लिए टीसीएस कोहिनूर जैसा है, और अब देखना होगा यहाँ से आगे इस कंपनी की पारी कितनी और मजबूत रहती है इस नए सीईओ के टेक ओवर करने के बाद। लेकिन सभी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार राजेश गोपीनाथ ने इस्तीफा क्यों दिया, और यही सवाल मैंने भी उनसे पूछा। इनफैक्ट मैंने तो उनसे पूछा था कि कब से दिमाग में था कि शायद उनको अब स्टेप डाउन करना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अर्शदा, ऐसा है कि विचार तो कई आगे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, पर उसके बारे में ज़्यादा गौर नहीं किया था और ज़्यादा सोचा भी नहीं था। पिछले 1-2 महीनों में आपसे पिछली बार भी मेरी बात हुई थी कि 10 साल हो गए और आगे भी चलने का है, काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो करना क्या, यही करना है कि और कुछ करना है। पर एक बात पे मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय था कि जिस दिन मन ऊब जाए उसी दिन निकल जाने का है। 1 मिनट भी इस काम में नहीं रहना, अगर पूरी तरह से दिल से नहीं करने का। तो द ट्रिगर पॉइंट वाज दैट, राइट? द मोमेंट दैट seed comes into your heart, you got to step out. I think I owe it to TCS, all of us owe it to TCS, that this seat was given in trust, and I respect the seat, and it is something that I don't take lightly, and this is not the seat to sit and think about my future plans. This is the seat to sit about and think about TCS's future, and the moment my future starts becoming part of the thinking process, I think it is appropriate that I step away and put somebody else here, and that's where it is. So it has been an absolute pleasure. तो ये बयान आया टीसीएस के करंट एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन की ओर से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक और स्टॉक रेडार पर रहेगा जो आजकल खूब सुर्खियों में है। कई सारे ऑर्डर्स बटोर रहा है एनबीसीसी, और कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद, उनसे करेंगे डिटेल में बातचीत। देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में थोड़ी सी खरीदारी बनी हुई है आज, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से हल्के से दबाव में आया है, 40 अंकों की मुनाफा वसूली। लेकिन एनबीसीसी, ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हाल फिलहाल दरअसल स्टॉक को लेकर कई सारे अपडेट्स आए हैं। इनफैक्ट मार्च के महीने में ही काकीनाडा का एक प्रोजेक्ट जो 230 करोड़ का था, पुडुचेरी का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ जहां पर इनको एक मेडिकल कॉलेज बनाना है। फिर हिमाचल का एक 550 करोड़ का प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश में करीब 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट्स दरअसल कंपनी के हाथ लग रहे हैं। तो ये एक बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन दरअसल कंपनी के लिए उभर कर आई है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर जुड़ रहे हैं मिस्टर गुप्ता। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। मार्च का महीना एक के बाद एक बड़े ऑर्डर्स वाला महीना रहा है सर। ये अगर मुझे बताइए कब तक ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने होंगे, एंड जहां तक हमारा कैलकुलेशन कह रहा है 1 महीने में आपके हाथ करीब 1200 करोड़ प्लस के ऑर्डर्स आए हैं। आपकी टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन कहां पर पहुंची है? टोटल ऑर्डर बुक करीब 47,000 के करीब हमारे पास हैं अभी। इस साल में हमें 3500 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और कई बड़े बड़े ऑर्डर अभी पाइपलाइन में हैं, और उम्मीद है कि हमें मार्च के महीने में ही उनमें से कुछ ऑर्डर मिल जाएंगे, जिसमें एक आम्रपाली के एफएआर पे मकान बनाने का ऑर्डर है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रिंटिंग प्रेसेज है उनको मॉडर्नाइज करने का ऑर्डर है पाइपलाइन में, वो मायापुरी दिल्ली में और नासिक में है, और उसके अलावा जाजपुर उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, उसकी बात चल रही है, वो भी पाइपलाइन में है। तो ये ऑर्डर्स भी हमें उम्मीद है कि करंट ईयर में हमें मिल जाएंगे।
तो फिर मुझे बताइए सर, इन ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन क्या है? ये क्या लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड वाले ऑर्डर्स हैं या फिर अगले साल FY24 में इसमें से कुछ आप डिलीवर कर पाएंगे? एग्जीक्यूशन तो हम इमीडिएटली शुरू कर देंगे। एग्जीक्यूशन में जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना, फिर टेंडर फ्लोट करके कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करना, वो एक्टिविटीज हम इमीडिएटली शुरू कर देंगे। कुछ इसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24 में बुक होगा, बट कंप्लीट नहीं होंगे 24 में, क्योंकि इनको कंप्लीट करने में करीब हर एक प्रोजेक्ट को 2 साल के करीब कंप्लीट टाइम लगता है और बड़े प्रोजेक्ट में 3 साल के करीब टाइम लगता है वर्क ऑर्डर मिलने के बाद से। बट कुछ इसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24 में बुक होगा। तो ये जब आप कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा टर्नओवर का बुक होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि अगले वित्त वर्ष में, ये कुछ को क्वांटिफाई कर पाएंगे? औसतन कितना ये टर्नओवर आएगा? मैं टोटल टारगेट की बात करूंगा। फाइनेंशियल ईयर इस साल में करीब 6500 करोड़ टर्नओवर कर रहे हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 15% ज्यादा है। और अगले साल में 8000 से 9000 करोड़ टर्नओवर का हमारा टारगेट है, जो अचीवेबल है, जो इस साल से करीब 20 से 25% ज्यादा होगा। वो काफी साइजेबल इजाफा देखने को मिलेगा, 20 से 25% बेहतर टर्नओवर FY24 में। सर, उस लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन कैसी रहेगी, अगर आप उसका भी अंदाजा दे सके? प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही टर्नओवर बढ़ता है तो हमारे जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो नहीं बढ़ते हैं, तो टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी में क्वांटम जंप रहेगा। नेक्स्ट ईयर में हम 500 से 550 करोड़ के करीब का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होने की हमारी उम्मीद है। तो जहां तक ये ऑर्डर्स आपके हाथ आ रहे हैं, और आपने बेसिकली कहा कि 3500 करोड़ के ऑर्डर्स इसी साल आपके हाथ लग रहे हैं, तो वैसे ऑर्डर डिमांड के लिहाज से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी तो नहीं देखने को मिल रही है। इफ एट ऑल एक थोड़ी सी बाधा आएगी, क्या वो आपको लग रहा है इनपुट कॉस्ट के फ्रंट पर आएगी, स्पेशली ऑन द सीमेंट साइकिल सर? क्योंकि पिछली बार इन कंपनियों ने ज्यादा भाव नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब हम एटलीस्ट मार्केट से सुन रहे हैं कि कुछ और प्राइस हाइक्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं। उसका कुछ इम्पैक्ट या फिर वो लार्जली फैक्टर्ड इन है इस समय? नहीं, हमारे ऊपर इस प्राइस राइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मॉडल पे काम करते हैं, जिसमें हमारा फिक्स्ड एक परसेंटेज मार्जिन रहता है। तो अगर कोई प्राइस इंक्रीज होगा मार्केट में तो वो उसका हमारे प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक मार्केट की बात है, तो जो हम काम कर रहे हैं उसका मार्केट में पोटेंशियल है। अगर आम्रपाली के मकान है तो हम बेच पा रहे हैं और पुराने मकानों को कंप्लीट करके दे पा रहे हैं। करीब 2000 के करीब हमने नए मकान न्यू बायर्स को आम्रपाली में बेच चुके हैं, और 3000 के करीब हमारे पास और हैं, जो कि अगले 4-5 महीने में हमारी उम्मीद है कि सेल हो जाएंगे। फिर नए मकान बना के भी हम बेचना शुरू करेंगे, और लोगों का विश्वास है, तो हमारे को इसमें स्लो डाउन किसी तरह का उम्मीद नहीं है। ये तो अच्छा है, इनफैक्ट आपके निवेशक खुश होंगे सुन के। अच्छा सर, सरोजनी नगर वाले प्रोजेक्ट के लिए क्या अपडेट है? वहां पर क्या अप्रूवल्स हाथ में आ गए हैं? हाँ, सरोजनी नगर के सारे अप्रूवल्स हमारे हाथ में हैं। तो 2 टेंडर हमने नए फ्लोट किए हैं करीब 2000 करोड़ के, और उसके अलावा भी हम टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं। और नेताजी नगर के प्रोजेक्ट में भी जितनी हर्डल्स थी सब रिमूव हो गई हैं, और उसका भी अप्रूवल जल्दी आ जाएगा, और उसके भी टेंडर हम जल्दी से फ्लोट करने वाले। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी, स्लो डाउन के कोई आसार नहीं, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है अलग अलग राज्य सरकारें। उसका फायदा दरअसल NBCC के हाथ लगता हुआ FY24 के लिए 8000 से 9000 करोड़ के टर्नओवर की गाइडेंस कंपनी इस समय देती हुई, जो करीब 25% ज्यादा है करंट फिस्कल की तुलना में। शुक्रिया सर। स्टॉक आधा % ऊपर इस चर्चा के बीच। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 पर वापस लौटते हैं। हमारे जानकारों ने क्या ट्रेड लिया है और उसका कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है, वो आपके सामने होगा पेश। रत्नेश ने KPIT टेक 1000 का टारगेट दिया, 810 आपके लिए स्टॉप लॉस है। NHPC फिर जोड़ा 48 का टारगेट, 3950 स्टॉप लॉस। फटाफट देखिए रिटर्न क्या बन रहा है। KPIT आधा % जोड़ रहा है, NHPC क्लियरली 1% जोड़ता हुआ। अब आते हैं
अगले पोर्टफोलियो पर अमित ने जेबीएम ऑटो जोड़ा 665 का टारगेट, 580 स्टॉप लॉस। जेंसार टेक्नोलॉजीज 315 का टारगेट, 265 स्टॉप लॉस है। जेबीएम ऑटो थोड़ा फ्लैट है, जेंसार भी थोड़ा फ्लैट है, तो वहां से ज्यादा कुछ योगदान नहीं। आशीष कयाल जो एक लीडरशिप पोजीशन में, उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स जोड़ा 125 के टारगेट के लिए मौका, 110.50 पर दरअसल स्टॉप लॉस लगाया। फ्लैट है स्टॉक, इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति। मुनाफे का मीटर देखिए सबका चल पड़ा है, लेकिन आशीष कयाल आगे है। 18.71% के रिटर्न्स पर ये खड़े हैं। रत्नेश गोयल 11% के रिटर्न्स पर और अमित सेठ करीब 7-7.25% के रिटर्न्स कर रहे हैं। एंजॉय ये है फिलहाल ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। अच्छा, दोपहर में आशीष कयाल एक और ट्रेड जोड़ेंगे और फिर ऑफकोर्स आज दोपहर 3:20 पर खुलासा होगा इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 कौन है। उनसे डिटेल में बातचीत भी करेंगे। इंटरेस्टिंग हफ्ता, चैलेंजिंग हफ्ता, लेकिन बढ़िया ट्रेड्स आप लोगों ने दिए और ऑफ कोर्स कन्विक्शन जिन कॉल्स में था उन्होंने बहुत तगड़ा डिलीवर भी किया है। शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट आज के दिन के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहे CNBC आवाज के साथ।